अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, पंजाब असेंबली हल्का PP 52 समड़याल में कल होने वाला बाई इलेक्शन, अगर उसका जिक्र करें तो ये सीट जो 2024 के आम इंतखाबात में भी नून लीग की तरफ से जीती गई थी, इसको मुस्लिम लीग नवाज़ की उम्मीदवार हिना अरशद ने 78,000 वोट्स के साथ दोबारा रिटेन कर लिया। जबकि रनर अप की अगर बात की जाए तो PTI के फ़ाखिर निशात खुमन दूसरे नंबर पर रहे, जिन्हें तकरीबन 39,000 वोट हासिल हुए। दोनों उम्मीदवारों के दरमियान डिफरेंस मार्जिन की अगर बात की जाए तो यह तकरीबन 39,000 वोट्स का रहा। अब इस बाई इलेक्शन के रिज़ल्ट को दोनों जमातों और इनके बयानिए के लिए एक टेस्ट केस के तौर पर देखा जा सकता है या नहीं, इस डिबेट से हटकर हम आम इंतखाबात और कल के होने वाले इंतखाब में कुछ सिमिलैरिटीज़ की बात करना चाहेंगे। हम देख सकते हैं कि तहरीक इंसाफ धांधली के इल्ज़ामात लगाकर नताइज को तस्लीम करने से एक मरतबा फिर से इनकार कर रही है। PTI का मौक़िफ़ है कि रिटर्निंग अफसर के दफ्तर को चारों तरफ से सील करके इनको रसाई नहीं मिली। पोलिंग मुकम्मल होने से पहले ही फॉर्म 45 तैयार कर लिए गए थे। ये इल्ज़ामात सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी हुकूमत पर लगाए गए हैं। पहले पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर राजा परवेज़ अशरफ की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि पोलिंग के अमल के दौरान इनके पोलिंग एजेंट्स और वोटर्स को स्टेशन से बाहर निकाल दिया। फिर नदीम अफजल चंद की तरफ से भी मुख्तलिफ पोस्ट शेयर की गई। अब ये भी एक फैक्ट है कि हमारे पोलिंग कल्चर में, इलेक्शन के कल्चर में किसी किस्म के भी इंतखाबात हों, सियासी जमातों ने इंतखाबात के नताइज तस्लीम ना करने को अपनी आदत बना लिया। नताइज जिस सियासी जमात के ख़िलाफ़ आते हैं वो धांधली के इल्ज़ाम लगाना शुरू हो जाती है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के नेगलिजेंस को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि हर इंतखाब के बाद जो हारने वाली जमात होती है वो जीतने वाली जमात ली का इल्ज़ाम आयद कर देती है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं। हमारे साथ पैनल मौजूद है। मलिक अहमद खान भिचर ज्वाइन कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में, और नून लीग के रहनुमा इख्तियार वली खान साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तियार साहब, सबसे पहले तो आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। नून लीग की उम्मीदवार हिना अरशद साहिबा को कामयाबी हासिल हुई सियालकोट में, लेकिन इससे पहले तो धांधली का जो इल्ज़ाम था वो सिर्फ तहरीक इंसाफ आप पर लगाया करती थी। इस मरतबा तो पीपल्स पार्टी जो वफाक में आपकी एलाय है वो भी ये बात करती दिखाई दे रही है कि इसमें इर्रेगुलरिटीज़ थी इस इलेक्शन में और पोलिंग स्टेशन से लोगों को निकाला जा रहा था। तो आपकी विक्ट्री तो अपनी जगह, लेकिन इन इल्ज़ामात को भी एड्रेस करेंगे या अवॉइड ही करेंगे? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल भाई। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में हम हिना अरशद को और वहाँ की तमाम मुस्लिम लीगी टीम को, ख्वाजा आसिफ साहब को और बिलखुसूस मरियम नवाज को और कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि ये धांधली की जो बात है ना, चाहे वो पीपल्स पार्टी करे या तहरीक इंसाफ करे, मैं गुज़श्ता तकरीबन 30 सालों से जायद से अरसा से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जहां पर धांधली होती है, धांधली का मार्जिन इतना नहीं होता कि आधो आध फर्क आ जाए। इतनी धांधली हो नहीं सकती, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। वरना डस्का का इलेक्शन आप उठा लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपने चेक करना है तो नौशहरा में जो मेरा ज़िमनी इलेक्शन था उसका रिकॉर्ड उठा लें, जिसमें 7,000 वोट PTI ने उस वक्त परवेज खटक ने डाले थे और वो हमने पकड़े भी थे, और वो फिर मलिया मेट भी हो गया उनका रिजल्ट, वो भी आधो आध से ज्यादा फर्क था। तो मान लेना चाहिए बचर साहब को भी और तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत को कि, और साथ में पीपल्स पार्टी भी। पीपल्स पार्टी तो खैर हमारे इत्तेहादी हैं, लेकिन वहां पर पंजाब में उनकी सियासत कुछ ऐसी है कि वो मेरे ख्याल में अपने मौजूद होने का सिर्फ एहसास दिलाना चाहते हैं, और हम मानते हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है। गो के वो सीट नहीं जीत सकते, लेकिन फिर भी उनकी वहां पर मौजूदगी है, हम मानते हैं, इससे इनकार नहीं है। लेकिन ये कहना कि ये धांधली ज्यादा इलेक्शन है, तो मेरे ख्याल में धांधली अगर होती है तो वो पोलिंग स्टेशन पर होती है। पोलिंग स्टेशन से अभी तक कोई ऐसी धांधली की रिपोर्ट नहीं आई है। जहां तक ये अक्सर वावेला करते हैं मेरे भाई ये तहरीक इंसाफ के हमारे साथी कि फार्म 47, तो मेरे ख्याल में इनके पास जो अपने फार्म 45 है उसके हिसाब से भी ये आधो आध से ज्यादा फर्क से ये हार गए। ठीक है मलिक अहमद साहब, ये जो बात कर रहे हैं इख्तियार वली साहब के, इतने बड़े नंबर से धांधली तो नहीं हो सकती ना जो नंबर यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है। और दूसरी चीज़ ये कि आप पर भी नून लीग के जो रहनुमा हैं वो ये एक्यूज़ करते हैं कि जब भी तहरीक इंसाफ इस मुल्क में किसी भी हल्के से हार जाए तो वहाँ धांधली होती है, और जहाँ पर जीत जाएँ वो साफ शफाफ इंतखाब होता है। इस ट्रेडिशन को भी तो कभी तोड़ना है ना।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले भी यही अर्ज कर रहा था जी कि बेहतर होता कि जो उधर नून लीग के क़यादत उधर मौजूद थी, चूंकि वो भी ग्राउंड पे थे, कल हम भी ग्राउंड पे थे, तो अख्तियार वली खान साहब को चूंकि ग्राउंड के हालात का पता नहीं था कल का, तो मैं तो उन्हीं इनको खुद ये अर्ज करूंगा कि मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं, ये खुद जज बन जाए कि कल उधर हुआ क्या है। देखिए सर, ज़िमनी इलेक्शन में हमेशा गवर्नमेंट को एज होता है, इसमें ये एक पॉलिटिकल बात है, बट ये भी इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि इनकी सीट ये आ रही और 2024 में हमारा उधर कैंडिडेट को हराया गया और दोबारा सीट इनके पास आ गई। हमारे वो कुलीग थे फौत हो गए, चौई साहब, इनके मौजूदा जो कैंडिडेट जीती है इनके वाले साहब थे। तो असल में उधर हुआ कल क्या है जी, बात यह कि अगर ये जीत रहे थे, इनकी इतनी भारी अक्सरियत बन रही थी, तो 4-5 चीजें हैं जो कि टेक्निकल चीजें हैं। देखिए इस तरह बंदा अगर मैं बोलता रहूं अपनी जगह पे, खान साहब अपनी जगह पे बोलते रहे, तो सर हुआ ये है कि कल उन्होंने 3 बजे के बाद हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया। उसके बाद हमारे पोलिंग एजेंट्स और लोग जमा होने शुरू हो गए आरओ वाली सड़क पे, आरओ दफ्तर वाली सड़क पे, आरओ दफ्तर के सामने नहीं। अच्छा, 3 किलोमीटर दूर कंटेनर लगाए गए आरओ दफ्तर के दो अतराफ समड़ियाल शहर में। अच्छा सर, एक एमपीए का इलेक्शन है, कोई इतना बड़ा नहीं है, और खुद अख्तियार वली खान साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये गुज़श्ता द्वार से ये सीट आ रही है। तो ये क्या मामला था? सबसे पहला कि दोनों तरफ से जी लगाए गए कंटेनर, और मैं खुद गवाह हूं कि तकरीबन 5 बजे के बाद 2 घंटे तक हमारे कैंडिडेट को और उसके चीफ इलेक्शन एजेंट को अंदर नहीं जाने दिया। यानी जब रिजल्ट कंसोलिडेट होता है तो आपका चीफ इलेक्शन एजेंट जो होता है, अख्तियार वली खान साहब खुद इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, ये भी कोई इनके लिए नई बात नहीं है, और कैंडिडेट जब इलेक्शन रिजल्ट कंसोलिडेट होता है तो वो वहां पे मौजूद होते हैं, उनको पुलिस ने नहीं जाने दिया। और मेरा अंदाजा है कि जब आधे से ज्यादा रिजल्ट डब्बे पहुंच गए, उस वक्त एक हमारे कैंडिडेट को उधर जो फाखिर निशात साहब हैं उनको जाने दिया और उनको फिर आधे घंटे बाद बाहर निकाल दिया गया। अच्छा, ये तो मैं बता रहा हूं आरओ ऑफिस की बातें, ये मैं चशमदीद गवाह हूं, मैं वो सुनी सुनाई की बात नहीं कर रहा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि खान साहब की जगह होते ना जो उधर कल मौजूद थे, तो उनको सारी सूरत हाल में क्लियर करता। हर जगह पे दंगा इस किस्म का हुआ है कि 2 गाड़ियां गई हैं, कोचेस वो बंदों से भरी हुई थी, उन्होंने एक दफा दंगा किया, घंटा 1.5 पोलिंग बंद रहा, सबको निकाल दिया गया। एक्चुअल होता क्या है, देखिए जो कुछ भी है, 40,000 से ये जीते हैं, 50,000 से ये जीते हैं, वो एक अलहदा बात है। ज़िमनी इलेक्शन में जनरल इलेक्शन से ज्यादा वोट पड़े हैं, ये अख्तियार वली खान साहब खुद इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, इनको खुद पता है कि ज़िमनी इलेक्शन में कितना एक होता है टर्न आउट होता है सब। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या है, जब 1 घंटा ये इन्होंने उधर पोलिंग बंद की, ऑलमोस्ट ये चेक कर ले हर पोलिंग स्टेशन 70% पोलिंग स्टेशन घंटा 1.5 घंटा बंद हुए। इस दौरान अमला अंदर मौजूद था, तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया गया। डेफिनेटली अमला एक स्टेट का अमला है, गवर्नमेंट इनकी है, एसी आरओ था गालबन, तो मैं समझता हूं उधर बेचारे जो टीचर हैं या महकमा हेल्थ के मुलाजमीन हैं या एग्रीकल्चर के मुलाजमीन हैं, उन्होंने क्या करना था। देखिए बात ये नहीं है, बात एक सीट की नहीं है, ना कोई सीट से हमें को फर्क पड़ना था ना इनको फर्क पड़ना था। सर उससे 2 रात पहले जो हमारा उधर जलसा हुआ, 5-6 हजार बंदा इकट्ठा हुआ, उस पर लाठीचार्ज शुरू हो गई, और कल तो बाकायदा हमारे लोगों पे पोलिंग स्टेशन के बाहर लाठीचार्ज करके भगा दिया गया। ये भगाते थे फिर लोग आ जाते थे। जो अपोजिशन की जमातें होती है ना, हमने अपना गेन कर लिया। हमने कल पूरी जो हमारी पार्टी थी, पूरी तकरीबन पंजाब की पूरी पार्टी मौजूद थी, मोबिलाइजेशन हो गई। अब चाहिए तो ये था कि अगर चीफ मिनिस्टर साहबा को अपना मान था इस पे कि मैंने 1.25 साल अपनी कारकर्दगी दिखाई है और लोग मेरे साथ खड़े हैं, तो ये चीजें
ओपनली ये चीजें करने की क्या जरूरत थी? ये खुद जाके चेक कर ले। मलिक साहब मुझे ये बताएं ना, जो पीटीआई ने ये कहा कि पोलिंग मुकम्मल होने से पहले ही फॉर्म 45 जो हैं वो तैयार हो चुके थे, इसका कोई सबूत या इसको कहीं आप टेकअप करेंगे? ये किस बुनियाद पे क्लेम किया जा रहा है? देखिए जी, हमारे पास सबूत है। अब मैं बताता हूं जिन पोलिंग अब 100, देखिए जब गवर्नमेंट आपके खिलाफ हो, मशीनरी खिलाफ हो, 100% चीजें तो आपको कभी भी नहीं मिलती। ठीक, हमारे पास ऐसे 15-20 पोलिंग स्टेशन के सबूत हैं जो कि हमें उन्होंने जब वोटों की गिनती हुई और वोट हमारे ज्यादा उधर निकले तो हमारे बंदों को उन्होंने भगा दिया। वहां पे बाकायदा वीडियोस बनी, हमने आज प्रेस टॉक भी की है, सलमान अकरम राजा साहब थे, मैं था, हम सारे मौजूद थे। देखिए बात असल, देखिए ज़िमनी इलेक्शन में एज होता है गवर्नमेंट को जी, ये नहीं है, और फिर ये क्लेम करते हैं कि ये सीट भी इनकी अपनी है, तो ये सारा दंगा फसाद और ये फस्तायत करने की कल क्या जरूरत? मलिक साहब शॉर्टली जो बयानिया आपके अगेंस्ट बनाया जा रहा है ना, वो यही है कि 9 मई करने वाले, जिस तरह वजीर आला पंजाब ने ये कहा है कोट एंड कोट के अवाम जान गई है कि तरक्याती प्रोजेक्ट्स कौन लगाता है पंजाब में और फितना कौन फैलाता है, उसका ये रिजल्ट है जो कल देखा है आपने। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? देखिए मैं अर्ज करूं कि ये जो कल का रिजल्ट था ना जी, अगर ये अवाम जान गई है कि फितना कौन फैलाता है और तरक्याती कौम और काम क्या करता है, तो मैं चीफ मिनिस्टर साहबा से सिर्फ 2-3 क्वेश्चन करूंगा इस प्रोग्राम की वसातत से कि कल कंटेनर आपने आरओ ऑफिस के 3-3 किलोमीटर लगा के और आपने उधर पूरे पंजाब की जो पुलिस खड़ी कर दी थी, तो मकबूजा कश्मीर के इलेक्शन थे, आपकी सीट थी, आप अपनी सीट लड़ रहे थे, हमारा जमहूरी हक है, हमने अपनी उधर कैंडिडेट खड़ा किया, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने देते। आपकी गाड़ियां पहले डाले आते थे, फिर कल कोचेस आई हैं, कोचेस में बंदे भर के आए, एक दफा वो पोलिंग स्टेशन में धड़ाधड़ दाखिल हो जाते थे, सबको बाहर निकाल देते थे। और 2-3 हमारी एक 2-3 खवातीन थी उधर पोलिंग एजेंसी, बाकायदा फिजिकली मैं ये कह रहा हूं, अख्तियार वली खान साहब ये चेक करवा लें कि बाकायदा उनको बालों से घसीट के बाहर निकाला गया। अगर मैं समझता हूं कि मोहतरमा ये कह रही हैं कि वो अपनी 1.25 साल की कारकर्दगी पे जीती हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल में उधर हमें आरओ ऑफिस में सबको बैठना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन या अदालत जाएंगे? इलेक्शन कमीशन या अदालत जाएंगे आप? अब देखिए जी, हम रस्मन पेश हो रहे हैं। 26th अमेंडमेंट के बाद आपको पता है जो हाल हमारा हो रहा है, हमारे खिलाफ रेफरेंसेस पेश हो रहे हैं। अगले दिन ऐसे बंदे को अदालत ने डिस्क्वालीफाई किया जो मौके पे भी मौजूद नहीं था, वो एमएनए अब्दुल लतीफ साहब। तो मैं ये समझता हूं कि अदालत हम जरूर जाएंगे, अदालत हम जाके अपनी सारी कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन मैं एक बात मैं यही पूछता हूं कि कल वाले दिन के ये सारे मेयर्स लेने की क्या जरूरत थी जब इतने 50,000 वोट की लीड से आप? ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। इख्तियार साहब, ये अगर आपकी ये सीट रही है इससे पहले भी और आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, फिर इतना ज़्यादा सिक्योरिटाइज करने का क्या पॉइंट था? एक तो वो ये सवाल कर रहे हैं, और दूसरा इसको भी एड्रेस कर दें, जो खान साहब ने एहतजाजी तहरीक को जेल से खुद लीड करने का ऐलान कर दिया है, तो इस पर अब गवर्नमेंट कैसे डील करने वाली है पीटीआई को? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात की वजाहत कर दूं कि जो कंटेनर लगा के आरओ ऑफिस को सिक्योरिटाइज किया गया था, वो आरओ का अपना डिस्क्रिशन होता है। आरओ अपनी हल्के में और अपने मामलात को देखने के लिए जिस तरह की सिक्योरिटी वो मांगते हैं वो उनको दी जाती है। मैं अपना 2013 का इलेक्शन अगर आपको बताऊं तो मैं बीइंग कैंडिडेट, मेरा इलेक्शन तो आप छोड़ देंगे, इलेक्शन एजेंट भी कोई होता है, मैं खुद आरओ के ऑफिस तक इवन फॉर सिंगल मिनट आई कुडंट एंटर, और वहां पर ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया था, मैं नहीं गया। और ये आपने कहा ना कि गवर्नमेंट की एज होती है, मैंने उस वक्त तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी थी जब मरकज में इमरान खान साहब वजीर आजम थे, महमूद खान वजीर आला थे, परवेज खटक आपका डिफेंस मिनिस्टर था, और मेरे इर्द गिर्द सारी पीटीआई तहसील नाज़िमों तक बैठी हुई थी। मैंने उस वक्त आधों आध के मार्जिन से हराया था। ये होती है मोमेंटम, और दूसरा आपका जो नैरेटिव होता है। मान लीजिए गुज़श्ता इलेक्शन हमने आपसे इसी हल्के पर 10,000 वोटों की बर्तरी से जीता था,
अब वो आपके साथ एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव और एंटी अमेरिकन स्लोगन्स उठाकर अपने लोगों को ठीक ठाक बेवकूफ बनाया था या वट जो भी किया था, लेकिन आप उसमें कामयाब हो गए थे। चलें इख्तियार साहब एहतजाज पे आ जाएं, एहतजाजी तहरीक पे आ जाएं जिसका ऐलान हुआ है। एहतजाजी तहरीक सर, मैं आपको ये जो PP 52 का रिजल्ट है, यही इनके आने वाले जो एहतजाजी तहरीक, अवल तो वो चलेगी नहीं, कोई डेट इसकी अनाउंस नहीं होगी, पहले तो मुझे नहीं लगता, बिकॉज यहाँ पर जो लोग तहरीक का ऐलान करेंगे, चाहे वो इमरान खान साहब ही क्यों ना, जो भी ऐलान करेगा वो ऑन ग्राउंड रियलिटीज को देखेंगे। PP 52 का इलेक्शन इनके लिए नविश्ता दीवार है और जुबान खल्क को नकारा खुदा समझो। आपके मामला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक ही रहेंगे, वहां पर आपकी हुकूमत है और हुकूमत के बलबूते पर आप जितना कुछ कर सकते हैं वो आप कर लेंगे। पंजाब इज नो मोर विद यू, सिंध इज नो मोर विद यू, कश्मीर आपके साथ नहीं है, इवन पिंडी इस्लामाबाद में आपकी दाल नहीं गल रही है। आप कैसे तहरीक चला सकते हैं? कोई नहीं। इख्तियार साहब, और अगर फाइनल कॉल 26-24 नवंबर की इनकी कॉल थी, दैट वाज द फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के बाद मुजम्मिल फिर क्या सेमीफाइनल खेला जाता है? नहीं, आई डोंट थिंक। इसमें ये कहना कि 26 नवंबर वाला हाल कर देंगे, क्रैकडाउन हो जाएगा, धर लेंगे, ये तो प्रेशराइजिंग नहीं, आपने नहीं कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, वजीर दाखिला साहब ने कहा है, तो इससे इंप्रेशन ये नहीं जाता कि आप हर प्रोटेस्ट को क्रश करने के लिए तैयार बैठे हुए? नॉट हर प्रोटेस्ट को, नॉट हर प्रोटेस्ट, सिर्फ वो प्रोटेस्ट जिनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो GHQ के गेटों पर दरअंदाजी की है, वो लोग जो रेडियो पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान की आजादी का ऐलान जिसने किया था उसको जला दें, जो कायदे आजम के घर को ना बख्शे, जो कोर कमांडर के घर को ना बख्शे, जो इस मुल्क के हीरोज MM आलम और कर्नल शेर के मुजस्सिमों को और जहाजों को ना बख्शे, तो उनके लिए फिर फॉर्मूला कुछ और होता है। हाँ, इनको हम कहते हैं जब ये पॉलिटिकल मुल्क है, जमहूरी इक़्तिदार है, आप एहतजाज करें, डेमोन्स्ट्रेट करें, प्रोटेस्ट करें, जहां मर्जी हो पीसफुली करें, लेकिन ये याद रखें कि अब अली अमीन ने ये प्रेसिडेंट सेट कर दिया है, जो पीछे खैबर पख्तूनख्वा में अब आपको ये मालूम होगा कि करप्शन मुकाओ और पख्तूनख्वा बचाओ मुहिम शुरू हो गई है पॉलिटिकल पार्टीज ने। तो वहां पर पीपल्स पार्टी के डेमोन्स्ट्रेशन पर अली अमीन ने हल्ला बोल दिया, लाठी चार्ज किया, आंसू गैस की शेलिंग की, FIR काट दी और कह दिया कि रेड जोन में किसी को दाखिले की इजाजत नहीं है। सो अगर पेशावर का रेड जोन है तो इस्लामाबाद का रेड जोन भी रेड जोन। पॉइंट आ गया। मलिक अहमद खान साहब, आपने सुन लिया ये जो एहतजाजी तहरीक की बात हो रही है। अब पहले तो जिस तरह से इख्तियार साहब कह रहे हैं कि इसी पे डाउट है कि ये शुरू हो पाएगी या नहीं। सलमान राजा साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि लाहौर में वो निकले तो एहतजाज की कॉल दी तो कुछ सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहा था। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है PTI पंजाब को, और PTI पंजाब की जो तंजीम है वो इतना बड़ा एहतजाज कर लेगी? खान साहब कह रहे हैं जो बर्दाश्त नहीं रखता अपने अंदर वो पार्टी छोड़ दे, ओहदा छोड़ दे, क्योंकि हकीकी आज़ादी के लिए बर्दाश्त चाहिए, हिम्मत चाहिए। देखिए जी, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 साल से एहतजाज में है, तो मेरा तो जो अपना नुक्ता नज़र है वो ये है कि इख्तियार वली खान साहब ने जो बात की है कि पार्टी एहतजाज उधर रेड जोन है और उधर नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि इतनी लंबी जो इक़्तिदार में रह के 30-35 साल इनकी पार्टी इक़्तिदार में रही, इतना लंबा एहतजाज इन्होंने भी नहीं किया था। और हम 8 फरवरी नहीं, 9 अप्रैल जब रजीम चेंज हुआ, हम तो उस वक्त से एहतजाज में, और उसके बाद जो पहले FIRs हुई, पहले जब इलेक्शन नहीं होने देते थे, 1.5-2 साल तकरीबन पंजाब की निगरान गवर्नमेंट चली, उसके बाद और KPK की भी गवर्नमेंट चली इतना अरसा, बिकॉज असेंबली रिजॉल्व हो गई। तो कल भी आप खुद देख लें कि RO ऑफिस के सामने जब इन्होंने अंदर हमें नहीं दाखिल होने दे जा रहे थे, कैंडिडेट को नहीं, इवन मैं ये इख्तियार वली खान साहब को ये मैं क्लियर कर दूं कि कल कैंडिडेट को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो उस वक्त भी अपना इकट्ठे हो गए लोग, और 3-4 हज़ार लोग, जो क्योंकि पोलिंग स्टेशन से उनको भगा दिया गया तो सीधे RO ऑफिस आने शुरू हो गए। उसके बाद हर जुम्मे और हर थर्सडे को और हर ट्यूसडे को वैसे ही उधर आप खुद देख लें, अडयाला के सामने वर्कर इकट्ठे होते हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं, ऐसी ये फजूल सी प्रैक्टिस ये करते हैं। गवर्नमेंट के उधर भी एहतजाज शुरू हो जाता है। तो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मुकम्मल एहतजाज में है। और दूसरी बात मैं ये अर्ज कर दूं कि मैं इख्तियार वली साहब खान साहब को ये मैं कहना चाहता हूं पंजाब के हवाले से कि आप एक दफा हमें इजाजत, देखिए ये पूरी फस्तैयत और पुलिस और लोगों के घरों में छापे मारने शुरू कर देते हैं। एक दफा चाहे ये चुलिस्तान में भी कह देना जी कि हमारे वर्कर्स को, देखिए हर बंदे की बर्दाश्त होती है, आम वर्कर अब लड़ाई कर रहा है तो डेफिनेटली हम भी चाहते हैं कि हमारे वर्कर बचे। और मैं ये कह रहा हूं कि एक दफा ही हमें ये कह दें कि कोई वर्कर को कोई नहीं पकड़ेगा और उनके घरों पे और चादर और चार दीवारी को पामाल नहीं किया जाएगा, तो ये खुद देख ले कि किस तरह ऑर्गेनिक क्राउड इकट्ठा होता है। सर अर्ज ये है, इन्होंने एक वो एंटिसिपेट ये करते हैं ना, वो उम्मीद ये करते हैं कि वायलेंस हो जाएगा। वो कहते हैं 26 नवंबर को भी आपने किया, 9 मई को भी आपने किया, ट्रस्ट कैसे करें आप? मैं उसी तरफ मैं उसी तरफ आ रहा हूं। इन्होंने एक हमें वो मवेशी मंडी है जहां पे इन्होंने हमें जलसा करने की इजाजत दी थी, वो भी उन्होंने हमें दी जब ओवरनाइट कोई तकरीबन 15-20 नहीं सर नहीं, ये काना वाली मंडी जो लाहौर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे 10 घंटे पहले हमें दिया और कहा कि आपने 5 बजे तक जलसा खत्म भी कर देना है। तो उस वक्त भी टोटल लाहौर का तकरीबन आप चेक कर लें कम से कम 35-40 हजार लोग इकट्ठे हो गए। देखिए बात यह है, जमातों को आप इन चीजों से नहीं खत्म कर सकते। इनकी अपनी जमात मुझे ये बताएं, 17 सीटें इन्होंने हासिल की थी 2002 में या 18 सीटें हासिल की थी, तो क्या इनकी जमात खत्म हो गई आज दिन तक? मुस्लिम लीग, देखिए जमात कोई भी सियासी जमात हो वो जुल्म और ज़ाब्ते से खत्म नहीं होती, वो अपनी परफॉर्मेंस पे खत्म होती है कि लोगों को परफॉर्मेंस ना दे तो वो खत्म होती है। तो ये थर्ड पार्टी जो है इनको हजम नहीं हो रही, थर्ड पार्टी इन दो पार्टीज को, क्योंकि ये पहले 2 पार्टी सिस्टम था, तो अब तीसरी पार्टी आई है तो वो हजम नहीं हो रही, इस पे करने की कोशिश की जा रही है। इख्तियार साहब 30 सेकंड्स हैं, इसको रिस्पॉन्ड कर दें कि अलाउ करें प्रोटेस्ट करना हमें, और उसके बाद में हम नंबर शो कर देंगे। पहले भी जो था तो वो 2 पार्टी सिस्टम था और अब भी 2 पार्टी सिस्टम है, या ज्यादा से ज्यादा 2.25 हो गया होगा, इससे ज्यादा नहीं है। मलिक साहब ये तो बस वो थोड़ा सा आपका जो नैरेटिव था उसने आपको थोड़ी सी एज दे दी, वरना अदरवाइज आपके पल्ले कुछ नहीं था, आपने ऑन ग्राउंड डिलीवर कुछ नहीं किया। सबसे पहले बात मैं रिपीट कर लूं कि जो आरओ के दफ्तर की सिक्योरिटी थी वो आरओ ने खुद मांगी थी और डरते थे, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड 9 मई वाला है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड 26 नवंबर वाला है। आते साथ ही इन्होंने 5-6 रेंजर वालों को मार दिया था और रिजल्ट पे हमले के इत्तलात थे कि ये लोग बक्से उठा लेंगे या उधर आग लगा देंगे, तो ऐसी चीजों को सिक्योर करने के लिए ये चीज किया गया था। रही बात जो मलिक साहब कह रहे हैं कि हमने एहतजाज, ये लंबा एहतजाज किया है, मलिक साहब 3.25 साल आप रिकॉर्ड उठा लें, एंड मुजम्मिल यू बी द विटनेस, आप इसको क्रॉस चेक कर लें कि जितना एहतजाज हमने मौलाना फजलुर रहमान के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर किया था, कितने मिलियन मार्चेस हुए थे, मेरे ख्याल में दैट इज अ रिकॉर्ड। को बहुत शुक्रिया। मलिक अहमद खान साहब इख्तियार वली मौजूद थे। ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। एक आम सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ में कन्फ्यूजन है या ये स्ट्रेटजी है कि उनकी तरफ से एक तरफ मफामत की बात की जाती है और अगले ही रोज़ तनकीद की जाती है आर्मी चीफ़ के फील्ड मार्शल बनने के ऊपर, और साथ साथ जो एहतजाजी तहरीक की बात हो रही है, क्या PTI इतनी ताकत रखती है कि स्पेस ना होने के बावजूद राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की कि धर लिया जाएगा हर उस शख्स को जो कानून हाथ में लेगा, फिर भी क्या तहरीक इंसाफ अपने एलाइज़ के साथ एहतजाज कर सकती है और क्या ये टाइम मुनासिब है इसके लिए या नहीं, इस पर बात करते हैं। साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया आपके वक्त का ज़ुबैर साहब। एक तरफ जो इंडिया के साथ कन्फ्रंटेशन थी उसको तो मैनेज किया हमने, इंटरनेशनल प्रेस भी ये बात कर रही है कि पाकिस्तान की मिलिट्री डोमिनेशन रही है, लेकिन जो पाकिस्तान के इंटरनल फॉल्ट लाइन्स हैं, जो पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन्स हैं, जिसमें डिसइंटीग्रेशन है या फिर पोलराइजेशन है, तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो एक तरफ ये कहा जाता है कि खान साहब बात करने के लिए तैयार हैं। अलीमा खान साहिबा ये कहती हैं कि गिव एंड टेक जो भी करना है हमसे आके बात कर लें और हमें बता दें क्या चाहिए हमारे भाई से आपको। अगले ही रोज़ ये बयान आ जाता है कि फील्ड मार्शल की बजाय था।
ये क्या कन्फ्यूजन है? मतलब इतनी जल्दी तो जंप नहीं करता नैरेटिव कोई एक रोज़ के अंदर अंदर। ये स्ट्रैटेजी है या कन्फ्यूजन है अकॉर्डिंग टू यू? कन्फ्यूजन है। आई डाउट कि स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है, और अगर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है तो मुझे नहीं पता कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं। ये तो नहीं हो सकता कि कंफ्यूज करके रखें कि जी डिफरेंट मैसेजेस जाएं, कोई कह रहा है बातचीत करने के लिए तैयार है, कोई फुल फ्लैश्ड तहरीक चलाने की बात कर रहा है, अटैक करने की बात कर रहा है, पर्सनालिटी बेस्ड अटैक्स वगैरह जो भी हैं। सो आई थिंक इट्स मोर कन्फ्यूजन। उसमें एक चीज़ जो मुजम्मिल है वो दो एस्पेक्ट हैं। एक तो जाहिर है वो उनकी बहन है, कुछ वजाहतें आती हैं पार्टी के लीडर्स की तरफ से कि एक तो उनका कोई पार्टी में कोई ओहदा तो है नहीं, सो जब वो बात करती हैं तो वो अपने भाई के हवाले से बात करती हैं एज अ सिस्टर, जो उनके जो भी जज्बात हैं। एंड आई थिंक उनको उस तरह से सीरियस लेना भी नहीं चाहिए डिस्कशन के तौर पर कि जी ये मिक्स सिग्नल्स हैं। हाँ, बट उसके अलावा भी पार्टी के जो लीडर्स हैं उनमें भी डिफरेंट राय पाई जाती है। सो मैं अगर अलीमा खान को वो बेनिफिट दे भी दूं तो बाकी जो पार्टी लीडरशिप है, अगर गंडापुर साहब की बात की जाए तो वो कभी कुछ और बात कर रहे होते हैं, उमर अय्यूब कुछ और बात कर रहे होते हैं। सो पार्टी में बिल्कुल आई वॉन्ट कॉल इट डिसइंटीग्रेशन, आई विल से कि यस कंफ्यूजन का शिकार है बिल्कुल, देयर इज नो डाउट। तो जुबैर साहब, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है पाकिस्तान की, नून लीग की भी अगर हम बात कर लें, तैयारा हाईजैकिंग केस से आप शुरू हो जाएं या फिर अल जुल्फ़िकार की तहरीक से शुरू हो जाएं, लड़के तो कभी भी किसी पॉलिटिकल फोर्स ने बजाते खुद इस तरह से कुछ हासिल नहीं किया। वो हमेशा कॉन्टेस्टेशन से, बातचीत से और मुज़ाकराती अमल से किया है। तो ये जो तर्ज़ अमल है ये क्या ही दिलवा देगा पीटीआई को? देखिए, इसमें दो चीज़ें। अब ये अगर आपने नून लीग की बात की थी तो उसमें तो चूंकि मैं खुद एक प्लेयर था और मुझे अंदर की कहानी सारा पता थी। आई एम नॉट क्लेमिंग कि मैं वाहिद था, बट बहुत से लोगों में जाहिर है मैं तर्जुमान था नवाज शरीफ और मरियम नवाज का, तो उस हवाले से ये आपका कहना सही नहीं है कि लड़के नहीं लिया था, लड़के ही लिया था। अच्छा। जो PMLN का बयानिया था कि मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, मुफाहमती टेबल पर कोई, जिस तरह अभी सीज फायर हुई है इंडिया पाकिस्तान की, तो कुछ ना कुछ तो रीजंस होते हैं ना जिसकी बेसिस पर आप टेबल पर बैठने के लिए तैयार होते हैं। तो अगर मुज़ाहमती तहरीक ना चलाती PMLN, लेट्स सपोज नवाज शरीफ उस वक़्त के आर्मी चीफ और ISI चीफ और सच फौज पर उस तरह से विशसली अटैक ना करते, या मरियम नवाज ना अटैक करती, या उनके ग्रुप में जो भी लोग थे, तो क्यों कोई कहता कि जी ये PMLN से बातचीत करते? PMLN को कंसिस्टेंटली पॉपुलैरिटी मिल रही थी उस मुज़ाहमती बयानी से, मुफाहमती बयानी से नहीं पॉपुलैरिटी मिल रही थी। अब आप नोशनल बात है कि जी अगर मुज़ाहमत ना करते तो क्या होता क्या नहीं होता, बट नहीं जुबैर साहब, वो सियासी तहरीक ही थी ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो मुशर्रफ साहब का अक्टूबर का मार्शल लॉ था उसके रिजल्ट में जिला वतनी हो गई। वो तो अगर इंटरनेशनल पार्टनर्स इंटरवीन ना करते शायद उससे भी आगे बढ़ जाते मामला। वापसी तो NRO के तहत ही हुई ना। फिर वापसी इस केस में भी NRO के तहत हुई, वो मैं उस हद तक आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि NRO के तहत हुई। उसमें एक मोमेंट आता है जब जो भी उस वक्त भी एस्टैब्लिशमेंट थी, जनरल मुशर्रफ की आपने बात की, यहाँ भी एस्टैब्लिशमेंट थी। हर दौर में एक एस्टैब्लिशमेंट ही होती है जिसके साथ आप कहते हैं कि जी लड़के कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। इसमें जाहिर सी बात है दो सोच होती है। अगर आप मेरी ओपिनियन लेंगे तो मैं ये नहीं कहता कि लड़ना चाहिए, बट मैं ये जरूर कहता हूँ कि कोई ऐसा डील नहीं करनी चाहिए जिससे पाकिस्तान के लिए नुकसान हो। क्योंकि ये जितने भी पुराने वाकयात हैं ये डील के बेसिस पर जब होते हैं तो उससे पाकिस्तान को नुकसान होता है। तो फिर क्वेश्चन ये होता है कि जी आपने पहले ही कॉम्प्रोमाइज कर लेना था। अगर वही PMLN की बात करें कि भाई आपने 2016 से वो जंग का आगाज क्यों किया था, अगर आपने एंड में जाके 2022 में कॉम्प्रोमाइज ही करना था और उसी इंस्टीट्यूशन से कॉम्प्रोमाइज करना था जिससे आप टक्कर लेने के लिए खड़े हो गए थे और जिसके बेसिस पर डॉन लीग से ये हुआ था। So I would have rather seen नवाज शरीफ फाइटिंग इट आउट, और पावर ही ना मिलती ना, मतलब यही जुबैर साहब उसमें डाउन साइड गया, पावर नहीं मिलने। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर सेफ पैसेज ऑफर होता है, लेट्स से खान साहब को कहा जाता है आप मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएं, खामोश हो जाएं, इसको एक्सेप्ट कर लेना डिजास्टर होगा अकॉर्डिंग टू यू?
एब्सोल्यूट डिजास्टर होगा, पाकिस्तान के लिए डिजास्टर होगा। फिर उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट टाइम जब आपने जनरल अयूब या फील्ड मार्शल अयूब के लिए इस किस्म की एनवायरनमेंट पैदा किया कि जिसमें डीले हों और वो, तो फिर उससे इंकरेजमेंट मिलती है हर इंटरवेंशन की, उससे इंकरेजमेंट मिलती है ये हाइब्रिड सिस्टम की। तो नेक्स्ट टाइम भी जो होगा उसको भी ये पता होगा देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो अगर एक खान साहब एक क्रिएट करके चले जाएंगे एक ऐसी लेगेसी के जिसमें वो नेगोशिएट करने के लिए तैयार ना हो, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको बाहर नहीं आना चाहिए, मैं आई विश हिम कि वो कल ही बाहर आए, क्योंकि लेकिन अपने उस सच्चाई के बेसिस पर बाहर आए। अगर वो डील करके आएंगे तो फिर क्या मतलब व्हाट इज दिस कंट्री ऑल अबाउट? एक तरफ तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सच झूठ में एक तफरीक होनी चाहिए और अपने असूलों पर खड़ा रहना चाहिए, दूसरी तरफ हम उसी को क्रिटिसाइज करते हैं जो असूलों पर खड़ा रहने के लिए तैयार होता है। तो वो किस टीम पे रिलाई करें ना, इशू ये भी तो है, क्योंकि वो अभी उनका रिसेंट ट्वीट ये आया है कि जो बर्दाश्त नहीं कर सकता वो ओहदा छोड़ दे, इसमें तो टॉलरेंस पैदा करनी पड़ेगी पार्टी में। तो मरवत साहब भी ये कह रहे हैं कि पार्टी की लीडरशिप का नुकसान करवा रही है, पार्टी के बहुत से अपने लोग ये कह रहे हैं जो बाहर बैठे हुए हैं वो स्ट्रगल उस तरह से कर नहीं रहे अकॉर्डिंग टू देम। तो 2 साल जेल में गुजारने के बाद वो किस टीम पर रिलाई करें कि वो मूवमेंट चलाएगी? मुजम्मिल देखें, ये बात एक चीज़ जो है असल में हमें फिक्रमंद पीटीआई के हवाले से नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के हवाले से होना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी थी, जैसी कैसी थी, जैसी खराब अच्छी परफॉर्मेंस थी, अगर उसके आपने 70-75% लोगों को गन पॉइंट पर सियासत छोड़ने पर फोर्स कर दिया, लाइक असद उमर हैं, लाइक फवाद चौधरी हैं, लाइक शीरी मजारी हैं, लाइक सो मेनी अदर्स हैं, और बाकी जो थे करते रहते उनको शाह महमूद कुरैशी वगैरह यास्मीन राशिद को आपने जेल में फेंक दिया, और फिर उसके बाद मैं और आप बैठ के ये सरप्राइज हो रहे हैं कि ये पार्टी एक नॉर्मल फंक्शनल पार्टी क्यों नहीं है। मतलब हमें ये क्या सोचने पर नहीं बैठना चाहिए कि जी वाई आउटस्टैंडिंग पीपल, सम ऑफ देम वर आउटस्टैंडिंग पीपल। मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि वो मेरे भाई थे असद उमर, मेरी पॉलिटिक्स उनसे बहुत मुख्तलिफ रही है, बट अगर आप उनको कहेंगे कि जी वाई डिड ही रिजाइन, वाई डिड ही लीव पॉलिटिक्स, कोई नॉर्मल इंसान करेगा? शीरी मजारी ने क्यों पॉलिटिक्स छोड़ी थी? और बाकी जो इतने लोग हैं, दर्जनों लोग हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी थी, दर्जनों को आपने अंदर बंद कर दिया, आपने औरतों को भी नहीं छोड़ा, फिर उसके बाद ये एक्सपेक्ट करें कि जी वो एक नॉर्मल फंक्शनिंग पार्टी होगी और वो बिल्कुल उस तरह से ऑपरेट करेगी जैसे मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी आज की कर रही है। नहीं हो सकता। वो जो आपने तैयारा हाईजैकिंग केस का भी, या वो जो मुर्तजा भुट्टो के हवाले से किया था, तो उस वक्त भी तफरीक थी ना, बेनजीर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स करना चाहती थी, मुर्तजा भुट्टो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, ये हमेशा एक डिफरेंट ओपिनियन होगा, वो कंफ्यूजन का शिकार होगा। अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान को आगे चलना है तो पाकिस्तान को आगे लेके जाने के तरीकेकार एक आइन में लिखा हुआ है, उसी पर अगर अमल दरामद करेंगे तो वो पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा। चलें, आपने मज़ामती तहरीक की बात की, अब पीटीआई एहतजाजी तहरीक की बात कर रही है, लेकिन ये वो पॉइंट है जब स्टेट कह लें, गवर्नमेंट कह लें, अपना मसल फ्लेक्स कर रही है। तैयब उर्दगान साहब का हाथ पकड़ के शहबाज शरीफ साहब चल रहे हैं एक वीडियो में। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान के नैरेटिव को एंडोर्स कर रहा है, आज़रबाईजान एंडोर्स कर रहा है, और बांग्लादेश की तरफ से प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट्स आ रही हैं। इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन से गवर्नमेंट क्यों मुज़ाकरात करेगी और क्यों ये फील करेगी कि वो वीक फुटिंग पे हैं? एब्सोल्युटली यू आर राइट कि इस वक्त जो गवर्नमेंट की पोजीशन है या एस्टैब्लिशमेंट की पोजीशन है वो बहुत कॉन्फिडेंस है, और होना भी चाहिए उनको, बिकॉज ये जो पोस्ट वॉर सिनेरियो हुआ है उसमें जाहिर है अगर किसी ने मेजर सिग्निफिकेंट गेन किया है तो वो एस्टैब्लिशमेंट है या हुकूमत है, ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट है, और एस्टैब्लिशमेंट इज ऑब्वियसली द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन जिसके साथ हम बातचीत है। सो उनके पास कोई इस वक्त ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वो इमरान खान के लिए कोई हाथ ढीला करें या वो उसके ऊपर कोई कंसिडरेशन करने के लिए तैयार है। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन मैं उसको मुजम्मिल डिफरेंट तरीके से लेता हूं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि ये इस वॉर ने अगर हमें एक सबक सिखाया है, और जो कि सिखाया है कि जी जब पूरा मुल्क एक साथ खड़ा होता है तो उसके कितने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं। True. लेकिन अगर उसको आपने एज एन अपॉर्चुनिटी इस सिचुएशन को लेना है कि आगे भी हम एक इतनी एक्सट्रीम पोलराइजेशन में ना जाएं, तो फिर वो जो पीटीआई के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उसका अजाला होना चाहिए। ये तो नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी पीटीआई वालों को कहें कि जी इस यूनिटी को बरकरार रखना चाहिए, आप उसके पीछे लगे रहें जो कि एक गलत मैंडेट लेके एक हुकूमत में आया है। तो अगर आपने करना है तो उसका कम से कम फॉर एग्जाम्पल एक मुजाहरा कर सकते हैं कि अभी रिजर्व सीट्स का केस चल
कर रहा है, उसमें हाथ हल्का कर दें हुकूमत, या बहुत से लीडर्स उनके ऐसे हैं, शाह महमूद कुरैशी वगैरह, यास्मीन राशिद वगैरह जो हैं, उनको रिलीज करना शुरू करें, तो कुछ तो करें ना ये। हाँ, अगर चाहेंगे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अयूब खान भी मुड़ के वापस जब देखते होंगे तो वो सोचते जरूर होंगे कि वो अर्ली 60s में अगर हाथ हल्का करते तो उनके लिए, पाकिस्तान के लिए ज्यादा अच्छा हुआ। जिस अब्रप्ट तरीके से फिर उनको जाना पड़ा, फिर वही ऐसे ही होता है कि एक इंप्लोजन होता है, और ऐसे ही पाकिस्तान में हमेशा से होता रहा है। और अभी लास्ट क्वेश्चन, ये एहतजाज की जो बात हो रही है, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है जो भी कानून हाथ में लेगा धर लेंगे उसको। वजीर दाखिला ने कहा है 26 नवंबर रिपीट कर देंगे अगर ऐसा किया तो। आपको लगता है ये स्ट्रेंथ जो पोस्ट वॉर ड्रॉ की है गवर्नमेंट ने, PTI के लिए स्पेस मजीद स्क्वीज़ हो चुकी है, एहतजाज का रास्ता नहीं लेना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि यही वाहिद रास्ता है, मैस मूवमेंट चलाई जाए? नहीं, मैं इस वक्त ये ना एनवायरनमेंट है, वो तो क्या करेगी हुकूमत, वो मैं नहीं उसका कह सकता, बट PTI के लिए जाहिर सी बात है अगर मेरे से मशवरा किया जाए तो मैं ज़रूर कहूँगा कि दिस इज़ नो एनवायरनमेंट। इस वक्त बाहर निकालना लोगों को उस तहरीक के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से कोई असर रखता हो, so it will not be sustainable and it will not take off in manner कि जो कोई दबाव डाल सके हुकूमत पर। हुकूमत के लिए सिर्फ ये है कि जी अपने हाथ में कानून को, ये राना सनाउल्लाह नहीं फैसला करेंगे, ये पाकिस्तान का आइन फैसला करता है कि फंडामेंटल राइट्स हैं किसके। आप नहीं फैसला करते कि कॉर्नर मीटिंग कोई करने लगेगा तो आप कहेंगे जी देखें ये तो वही है जो May 9 हुए। अगर हमने ऐसे ही करना है तो भी तो कभी सिलसिला खत्म ही नहीं होगा। सही सही, ठीक है। मतलब आपके मुताबिक PTI की जो टाइमलीनेस है इस एहतजाज की कॉल देने की, वो दुरुस्त नहीं है। बहुत शुक्रिया जुबैर उमर साहब, बहुत क्वेश्चनेबल रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।